सर ये तो ऑलरेडी एक बार हो चुका है वापस न्यू साइंस सेकेंडरी स्कूल से। आज हम लोग लेसन 10 नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। विषय भूगोल। नगरीकरण, आप सभी जानते हैं कि हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो क्या ये मुंबई हमेशा से ऐसा ही था? हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए गांव जाते हैं, वहां पर हमको दूर दूर तक खेत नजर आते हैं, हरियाली हरियाली होती है और गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बहुत कम दिखाई देती है वहां पर। तो क्या जैसे कि मुंबई में हम लोग देखते हैं यहाँ पर लंबी लंबी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती है, हाईवे है, उनके ऊपर ब्रिज है, रेल मार्ग है, बहुत सारे यातायात के साधन है। यहाँ पर लोग, इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई देती है। सबसे ज्यादा तो भीड़ हमें स्टेशन पर दिखाई देती है, लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जब वेटिंग पर होते हैं। तो क्या ये मुंबई शहर हमेशा से ऐसा ही था जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं? तो नहीं, मुंबई शहर ऐसा नहीं था। मुंबई शहर ये बाद में बहुत ज्यादा विकास होने की वजह से ऐसा बना। ये भी पहले एक गांव जैसा ही था, समझ लीजिए। यहाँ पर भी इतनी ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, रेल मार्गों का विकास नहीं हुआ था, सड़कें ब्रिजेस का विकास नहीं हुआ था। तो ये मुंबई पहले ऐसा नहीं था। अब ये नगरीकरण ये अस्तित्व में कैसे आता है? कैसे कोई क्षेत्र नगर में बदलता है? तो इस पाठ में हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कैसे कोई क्षेत्र नगर में बदलता है, शहर में बदलता है। और नगरीकरण जो है वो वहां पर रहने वाले मनुष्यों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। गांव में हम देखते हैं दूर दूर तक लोगों के घर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, लोगों की जनसंख्या कम होती है वहां पर। लेकिन मुंबई में, शहर में बिल्कुल विपरीत होता है। ये देखिए, ये है एक नगर का चित्र जिसमें हमें मेट्रो ट्रेन दिख रही है जो कि ऊपर ऊपर से जा रही है, गगनचुंबी इमारतें नजर आ रही हैं, हाईवे नजर आ रहा है जिसमें लगातार गाड़ियां दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक नगर का चित्र है। अब आपके लेसन में सबसे पहले दो व्यक्ति सुरेश और तात्या के बीच कुछ संवाद हुआ है, हम लोग उस संवाद को देखेंगे। गांव के किसान तात्या और उसके पुत्र के बीच होने वाले संवाद नीचे दिया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। सुरेश, आज मैं खेत देरी से आऊंगा, इसलिए तुम पहले जाओ। सुरेश तात्या को बोलता है, तात्या, मेरे मन में आज कारखाने में जाने का विचार है। तात्या, क्यों रे? सुरेश, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कारखाने में नौकरी करूं। तात्या, कारखाने में नौकरी? क्यों बेटा? सुरेश, तात्या, कारखाने में नौकरी करने से मुझे प्रति माह वेतन मिलेगा, अधिक समय काम किया तो अधिक वेतन मिलेगा, उसी प्रकार दिवाली के समय बोनस भी मिलेगा। तात्या, अरे फिर अपनी खेती का क्या होगा? सुरेश, नौकरी करते करते खेती का काम भी देखूंगा। तात्या, वह सब तो ठीक है, पर क्या यह तुझसे होगा? सुरेश, तात्या, मैं सब देखूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हम थोड़ा भविष्य का विचार करेंगे। आज हमारा गांव जैसा दिख रहा है ना, उसमें भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तात्या, कौन सा परिवर्तन कह रहे हो तुम? सुरेश, तात्या, आप थोड़ा भूतकाल में जाइए, पहले वाला गांव याद कीजिए। हमारे गांव में कितने छोटे थे और आज हमारे गांव की स्थिति देखिए। आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है, हमारी खेती गांव के पास है। कारखाना शुरू होने से सड़कों का विकास होगा, दवाखाने, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय जैसी सुविधाएं शुरू होंगी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी,
बाहर से लोग यहाँ रहने आएंगे, गांव का विस्तार होगा, गांव का विकास होगा। अब इस संवाद में तात्या और सुरेश के बीच में जो बातचीत हो रही थी, ये दोनों फिलहाल तो गांव में रहते हैं और इनके गांव में एक नया कारखाना लगाया गया है। अब अधिकतर लोग क्या हो रहे हैं, उस कारखाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो अब जरा हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सुरेश कारखाने में काम करने का विचार क्यों कर रहा है? तो पहला कारण है, कारखाने में नौकरी करने से उसे हर महीने पगार मिलेगी, जो कि एज अ किसान काम करके उसको हर महीने पगार नहीं मिलती है। वो तो जब खेती हो जाती है, फिर अनाज मार्केट में बेचने जाते हैं, उसके बाद पैसा मिलता है। लेकिन कारखाने में बिल्कुल इसके विपरीत होता है, उसको हर महीने पगार मिलेगी, जिससे वो बड़ी अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। इसके साथ ही कारखाने में और अधिक ज्यादा समय तक काम करेगा तो और अधिक वेतन मिलेगा, अतिरिक्त पगार उसे मिलेगी। तो जब उसको जरूरत होगी तो वो एक्स्ट्रा काम करेगा और एक्स्ट्रा काम करने से उसे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसके साथ ही दिवाली में उसे बोनस मिलेगा। जैसे खेतों में काम करते समय ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं होती है, ना तो कोई दिवाली का बोनस मिलता है हमें और ना ही कोई अतिरिक्त वेतन मिलता है। जितना हम पैदावार करते हैं उसी को बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं बस उतना ही, मतलब सीमित है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, तात्या को किस बात की चिंता हो गई? तात्या क्यों परेशान थे? सुरेश कारखाने में काम करने जाएगा तो तात्या को इस बात की चिंता हो गई, यदि सुरेश कारखाने में नौकरी के लिए जाएगा तो घर की खेती कौन देखभाल करेगा उसकी? खेत में अकेले इंसान का काम तो होता नहीं है, उसमें तो बहुत सारे लोगों की मदद लगती है। तो अगर घर के सभी सदस्य कारखाने में चले जाएंगे काम करने तो खेती कौन करेगा? ये समस्या तात्या के सामने थी। अब इसके साथ ही तात्या ये भी सोच रहे हैं कि यदि नई पीढ़ी के बच्चे कृषि व्यवसाय नहीं करेंगे, आगे जो भी बच्चे होते हैं अगर वो लोग खेती नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये जो पारंपरिक, जो कि परंपरा से चली आ रही है, पहले हमारे दादाओं ने किया, उनके माता पिता ने किया, फिर हमारे पिता लोग ने किया, इस तरह से जो परंपरा से ये व्यवसाय चल रहा है खेती का, तो ये व्यवसाय कौन करेगा? और गांव के वृद्धों की सबसे मुख्य चिंता यही है कि अगर सब लोग कारखाने में चले जाएंगे, शहर में काम करने चले जाएंगे तो गांव की खेती बाड़ी कौन देखेगा? बच्चे तो जल्दी से जल्दी अगर वो कारखाने में काम करते हैं या कहीं शहर में जाके काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, गांव की तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं, ध्यान देना बंद कर देते हैं और गांव की खेती को वो लोग बेच देते हैं और उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक चिंता तात्या को सता रही है। अगला प्रश्न, सुरेश के अनुसार गांव में कौन से परिवर्तन होंगे? सुरेश ने तात्या को जो भी बताया कि एक कारखाना, सिर्फ एक कारखाना लगने से गांव में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो वो कौन कौन से थे? तो कारखाना शुरू होने से सबसे पहले सड़कों का विकास हुआ। गांव में देखो ऐसे पगडंडियां बनी होती हैं जो कि लोगों ने चल चल कर ही बनाई हुई होती है, ले और पक्की सड़कें बहुत कम होती हैं, यातायात के जो साधन होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। लेकिन कारखाने के लगने से सबसे पहले सड़कों का ही विकास होता है, क्योंकि कारखाने में जो भी कच्चा माल आता है या फिर जो भी पक्का माल तैयार होता है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, तभी जल्दी से जल्दी कार्य हो पाता है, नहीं तो ये संभव नहीं होगा। और अगर सड़कें नहीं होंगी तो कारखाने का भी विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद कारखाना लगने से वहां पे अस्पताल भी बनेगा, क्योंकि कारखाने में जो लोग काम करते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, दूसरे गांव से छोड़कर, दूसरे गांव को छोड़कर इस ओर आते हैं, कारखाने की ओर आकर्षित होते हैं, तो ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए अस्पताल का विकास होता है, विद्यालय बनाया जाता है, महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी बनाए जाते हैं, कॉलेजेस बनाए जाते हैं, प्रशासकीय कार्यालय, प्रशासन उस स्थान पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी प्रशासन का भी कार्य बढ़ता जाएगा, तो प्रशासकीय कार्यालयों का भी उद्भव वहां पर
होता है, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर शुरू होंगी। इसके अलावा गांव में बाहर के लोगों के आने से उनके रहने के लिए बड़ी बहुमंजिली इमारतें बनाई जाएंगी और इसी तरह धीरे धीरे गांव का विकास होगा। नगरीकरण के सभी लाभ गांव को मिलते हैं। कालांतर में नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याएं इस प्रकार नव विकसित नगर में पैदा होती है। इसकी चिंता हमारी पीढ़ी नहीं करती है। ये तो एक टॉपिक दिया हुआ है कि नगर तो बनते हैं, लेकिन नगर अपने साथ सारी सुविधाएं तो लाती है, उसके साथ ही बहुत सारे हानि भी हमको पहुंचाती है, जो कि हम सभी फिलहाल मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं और उसको झेल रहे हैं। शहर अपने साथ सुविधाओं के साथ असुविधाएं भी लेकर आती है। अगला क्वेश्चन, गांव के संदर्भ में और कौन कौन से परिवर्तन होंगे, ऐसा आपको क्या लगता है? और कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? जितना सुरेश ने बताया उतना तो ठीक है, इसके अलावा और कौन से परिवर्तन होंगे गांव में? ओके, तो गांव में जब वो गांव शहर में बदलता है तो पहले तो गांव में प्रशासन देखने के लिए, गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत आगे आती थी। लेकिन जब वह क्षेत्र गांव से शहर में बदल जाएगा तो वहां पे नगर पालिका और नगर परिषद इसका विकास होगा और ज्यादा विकास होने से फिर वो महानगर पालिका में बदल जाएगा। वहां पर महानगर पालिका की स्थापना होगी। उसके बाद नगरों की सुविधाएं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगी। कृषि की जगह कारखाने ले लेंगे। धीरे धीरे सारे किसान अपने खेत कारखाने वालों को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाएंगे और कारखाने लगाने से धीरे धीरे खेतों की भी संख्या कम हो जाएगी। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अनाज खेतों में ही पैदा होता है और ये एक प्राथमिक व्यवसाय है। लेकिन ये जो मिट्टी है, ये मनुष्य स्वयं पैदा नहीं कर सकता, ये हमें प्रकृति की देन है। तो अगर हम इस प्रकृति की देन का नुकसान पहुंचाएंगे तो इसका नुकसान हमें सीधे सीधे होगा। जैसे जैसे खेत कम होते जाएंगे वैसे वैसे अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा। अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा तो उस जो भी पैदावार होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी, उस अनाज की कीमत ज्यादा होगी और हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो कारखाने लगाना जरूरी है, लेकिन कृषि योग्य जमीन पर कारखाना लगाना अच्छी बात नहीं है। कृषि योग्य जहाँ पर खेती की जाती है उस जमीन पर कारखाना नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए सरकार कार्यरत है। सरकार भी कोशिश करती है कि किसान अपने खेत, उपजाऊ जमीन वाले खेत कारखाने वाले को ना बेचे, क्योंकि कारखाने में उत्पादन तो तभी होगा जब प्राथमिक व्यवसाय जीवित होगा। प्राथमिक व्यवसाय से ही द्वितीयक व्यवसाय संभव है और द्वितीयक से तृतीयक। ओके, आगे चलते हैं। जनसंख्या बढ़ती ही चली जाएगी नगरों में और नगरीकरण की समस्या पैदा होगी। आगे चलते हैं। अभी गांव में एक कारखाना शुरू होने से क्या क्या लाभ हुआ? जनसंख्या बढ़ी, वहां पे अलग अलग क्षेत्रों से लोग उस कारखाने की ओर आकर्षित हुए नौकरी करने के लिए। देखो, गांव में लोग जिनके पास खुद के खेत होते हैं, चलो उनके पास तो कमाई होती है और काम होता है साल भर, लेकिन जिनके पास खुद के खेत नहीं होते हैं तो वो दूसरों के खेतों पर निर्भर होते हैं, मजदूरी करते हैं वहां पर। तो ऐसे जो मजदूर लोग होते हैं, ये लोग फिर जब कहीं पे कारखाना खुलता है तो ये उसी ओर जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो फिर खेती के काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है कारखाने वाले इलाके में। यातायात की सुविधाएं बढ़ती है। जहाँ पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी चलती थी वहां पे कार, रिक्शा, बसें ये सब चलने लगती हैं। होटल बनते हैं। दूर दूर से आने वाले लोगों के खाने की व्यवस्था हेतु होटल बनाए जाते हैं। वहां पर फुटकर दुकानें बनती हैं। फुटकर मतलब जो हमारे आसपास दुकानें होती हैं, जो कि रिटेलर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हम 5-10 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं।
तो ऐसी दुकानों को हम फुटकर दुकानें कहते हैं। तो मोस्टली इस तरह की दुकानें हमारे घर के आसपास होती हैं। तो इस प्रकार की दुकानों का विकास होता है। वहाँ पर वैद्यकीय सुविधाएं बढ़ती हैं। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए अस्पताल, छोटे-छोटे दवाखाने, इनकी व्यवस्था हो जाती है वहाँ पर। कारखाने से जुड़े हुए दूसरे नए व्यवसाय वहाँ पर विकसित होते हैं। ये जो दुकानें होती हैं, ये उन कारखानों से उत्पादित हुई चीज़ों को बेचने का भी काम करती हैं। तो इस तरह से और नए-नए व्यवसाय उससे जुड़े हुए विकसित होने लगते हैं। मनोरंजन के साधन बढ़ते हैं। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या के मनोरंजन के लिए अलग-अलग प्रकार की चीज़ों का विकास होता है। अगर वहाँ पे नगर पालिका या नगर परिषद या महानगर पालिका का विकास होता है, तो सार्वजनिक अस्पताल बनते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सार्वजनिक अस्पताल के रूप में केम हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल है, ठीक है? तो इस तरह के हॉस्पिटल सार्वजनिक अस्पताल है जहाँ पे लोगों का मुफ्त में इलाज होता है या फिर बहुत कम पैसों में उनका इलाज हो जाता है। ग्राम पंचायत बने, नगर पालिका का उद्भव हुआ। एक्चुअली ग्राम पंचायत हट जाती है और उसकी जगह पे नगर पालिका का विकास होता है। दर्शनीय स्थलों का विकास होता है। उस इलाके में कारखाना है और गांव का जो क्षेत्र है, वहां पर कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पे लोग घूमना पसंद करेंगे। तो ऐसे स्थलों का भी विकास होता है। घूमने फिरने वाली जगहों का भी विकास होता है। दूषित पानी के निकासी की व्यवस्था होती है। जो कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी है या फिर लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी है, गांव में देखो इस तरह की बहुत बड़ी समस्या आती है कि लोगों के घर से निकलने वाला जो दूषित पानी है, उसके निस्तारण की व्यवस्था नहीं होती बराबर। तो आपस में कई लोग अपना गुट बनाकर झगड़ा करने लगते हैं। तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए दूषित पानी की निकासी की भी व्यवस्था की जाती है। सड़कों पर बिजली आपूर्ति होती है, तो हमको रास्ते में स्ट्रीट लाइट दिखाई देती है। नहीं तो गांव में क्या होता है, रात के समय लाइट्स नहीं होती, स्ट्रीट लाइट, तो जिसकी वजह से कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए सड़कों पर बिजली की आपूर्ति कराई जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप उसके बारे में विचार करेंगे। अब जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं नगरीय भागों में विकसित करना आवश्यक होता है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा, वो सभी चीजें जो हमने भौगोलिक कारण वाले टॉपिक में देखा, वो सभी चीजें उसमें विकसित करने की आवश्यकता होती है। फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे। जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए नगर नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग। अभी मुंबई सिटी जो है, ये तो बिना प्लानिंग के बसी हुई, लोगों का जहां मन किया वहां घर बना दिए। तो इस मतलब इसमें कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं हुई है। लेकिन अब जो विकास हो रहा है, वो प्लानिंग के साथ, नियोजन के साथ किया जा रहा है। सड़कें इसी रूप में बनाई जाएंगी। गगनचुंबी इमारतें या नॉर्मल दुकानें या फिर जो भी है वो इस तरीके से ही बनाए जाएंगे। तो ये सब कुछ अब क्या हो रहा है, नियोजन की तरीके से बनाया जा रहा है। और हमें मुंबई में वाशी से लेकर पनवेल तक का जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से प्लान सिटी है। मतलब वो पूरी तरह से प्लानिंग करके बनाई गई सिटी है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा विकास हमको दिखाई देता है। इसके अंतर्गत अगले 20 वर्ष जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ये जो नगर का नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो इसमें आने वाले 20 वर्षों में और कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, इसका अनुमान लगा के उस नगर का विकास किया जाता है, उस नगर का नियोजन किया जाता है। अब उस पर क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले रहने योग्य जगह, आवासीय जगह, व्यापार क्षेत्र, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, सड़कें, गंदे पानी का निस्तारण, पीने के पानी की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन आदि सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब अगर जनसंख्या
नगर में बढ़ रही है, तो ये सभी चीजें वहां पर नियोजन के साथ की जाती हैं। अब ये नगरी बस्ती क्या है? नगर कोई भी इलाका, जैसे कि हम लोग घर बोलते हैं, अगर 4 दीवारें हैं और वो ताला लगा हुआ है, बाहर से अंदर कोई नहीं रहता है, तो उसे हम घर नहीं बोलेंगे। घर कब बोलेंगे? जब उसमें रहने वाले लोग आते हैं, तब बोला जाता है कि हाँ मेरा घर है, इसमें हम लोग रहते हैं। तो ऐसे ही नगर शहर की जो बस्ती होती है, वो नगरी बस्ती भी मनुष्यों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर किसी गांव में, किसी ग्रामीण क्षेत्र में 5000 से ज्यादा लोग बसे हुए हैं, 5000 से ज्यादा, तो उस क्षेत्र को हम, उस गांव को नगरी बस्ती के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जिस बस्ती में काम करने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा दूसरा व्यवसाय करते हैं, उसे भी हम नगरी बस्ती कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 5000 से ज्यादा संख्या होनी चाहिए, तभी वह ग्रामीण क्षेत्र जो है वो नगरी बस्ती के रूप में जाना जाएगा। और उस नगरी बस्ती में क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या का घनत्व, अब ये नहीं बोल सकते कि उत्तर प्रदेश में बड़ा क्षेत्रफल है तो उसमें सिर्फ 5000 लोग रहते हैं तो वो शहर बन गया, ऐसा नहीं होता है। क्षेत्रफल के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति होने चाहिए। कितना? 400 व्यक्ति। एक वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति, इस आंकड़े के आधार पर 5000 से ज्यादा जनसंख्या होगी तो वह क्षेत्र नगरी बस्ती के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इन 3 टॉपिक को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये नगरी बस्ती कैसे बनती है उसके लिए तीनों चीजें बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं आगे। ये एक आलेख का टॉपिक दिया हुआ है आपके सामने, जिसमें वर्ष दिए हुए हैं 1971 से लेकर 2011 तक। प्रत्येक 61 से लेकर 71 बोला मैंने, 61 से लेकर 71, इसके बीच में 10 साल का अंतर है। मतलब ऐसा हम कंटिन्यू देखेंगे, 61 से लेकर 71, 71 से लेकर 81, 81 से लेकर 91, 91 से 2001, 2001 से 2011। प्रत्येक वर्षों में हमें कितना अंतर दिखाई दे रहा है? 10 वर्षों का। अब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, सन 1961 में नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और कितनी नगरों में बस्तियां बसी, मतलब बस्तियों की संख्या कितनी बढ़ी? तो अब इसका आलेख मैंने बनाया है, वो आपको दिखाती हूँ। अब इस आलेख, ये रेखा लेख है, इस आलेख के आधार पर हमको दिखाई दे रहा है कि लगातार नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं है। सन 1961 से लेकर 71 के बीच में इस 10 साल में नगरों में जो जनसंख्या बढ़ी वो है 2.12%। उसके बाद 71 से लेकर 81, 1971 से 1981 के बीच में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई 3.43%। फिर उसके बाद ऐसे हम देखते जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो सन 2001 से लेकर 2011 के बीच में हुई है, 9.01%। मतलब डायरेक्ट हम 3 गुना आगे चले गए। नगरों में जो जनसंख्या बढ़ी वो सन 2001 से 2011 के बीच में बहुत तेज गति से बढ़ी। ओके, आगे चलते हैं। ये आपके सामने जो रेखालेख बनाया गया है, इसमें y अक्ष पर जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिशत, और x अक्ष पर वर्ष दर्शाया गया है। किनारे पर एक कोने पैमाना लिखा गया है, जिसमें y अक्ष का पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10% जनसंख्या वृद्धि। जब कभी आप आलेख बनाएंगे तो
इन 3 चीजों का विशेष ध्यान देना है, y अक्ष, x अक्ष और पैमाना। पैमाना का होना बहुत ही जरूरी है। अब नगरीय बस्तियों की संख्या में वृद्धि, कितनी नगरीय बस्तियों में वृद्धि हुई? तो ये सीधा सीधा आलेख है और ये मैंने स्तंभालेख के रूप में बनाया हुआ है। इसमें y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 बस्ती मैंने दर्शाई है। तो इसके आधार पे सन 1961 में कितनी बस्तियां बसी? तो 2270। और सबसे ज्यादा बस्तियों का विकास कब हुआ? सन 2011 में 7935। तो इस तरह से जनसंख्या भी बढ़ रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नगरीय बस्तियों की संख्या भी बढ़ रही है। अब ये नगरीय बस्तियां मतलब गांव वाले जो क्षेत्र थे वो नगरों में बदलते चले जा रहे हैं। वैसे भी आज के डेट में लोग गांव जाना पसंद नहीं करते। नगरों में जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होने के पीछे क्या कारण है? क्या कारण है कि लगातार जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित हो रही है, बढ़ती चली जा रही है? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है औद्योगिकीकरण। औद्योगिक, जैसे विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान ने नए नए आविष्कार हुए, उन आविष्कारों की सहायता से जहां पर 10 लोगों का मनुष्य बल लगता था, उसके स्थान पर सिर्फ एक ही व्यक्ति के मनुष्य बल से काम चल जा रहा है। तो औद्योगिकीकरण ने यही काम किया है। जिस काम में ज्यादा समय लगता था उसको जब मशीनों द्वारा किया जा रहा है, मनुष्य बल के साथ में काम करने में ज्यादा समय लगता था, लेकिन जब मशीनों द्वारा वही काम किया गया तो क्या हो गया? समय की भी बचत हुई और कारखाने में जो मालिक वर्ग था उसकी जो पगार उसको देनी थी वो भी उसको कम देनी पड़ रही है। 10 व्यक्ति की जगह एक ही व्यक्ति की पगार से उसका काम चल जा रहा है और उसको 10 व्यक्ति का काम भी समय से मिल जा रहा है। तो औद्योगिकीकरण में ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से लोगों की रुचि जो है वो नगरों की तरफ बढ़ी। लोग ज्यादा से ज्यादा नगरों की तरफ आकर्षित हुए। अब इसमें आपको एक कारखाने की आकृति दर्शाई गई है। इस आकृति में कारखाने में लोग काम कर रहे हैं, जो बड़ा क्षेत्रफल है कारखाने का, तो यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं, लेकिन इस काम के साथ देखिए इन चिमनियों से लगातार धुआं निकल रहा है जो कि हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। औद्योगिकीकरण नगरीकरण का सबसे बड़ा पोषक तत्व है। औद्योगिकीकरण के कारण जिस प्रदेश में वो कारखाना विकसित हुआ है, कोई भी प्रदेश हो, उस प्रदेश का बड़ी तेज गति से विकास होता है। उदाहरण के तौर पर हमारा मुंबई शहर, जो कि पहले एक गांव जैसा था और यहाँ पर खेती तो नहीं होती थी, लेकिन मछुआरों की बस्ती थी, मतलब मछली पकड़ने वाले मछुआरों की बस्ती यहाँ पर थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मछुआरों की बस्ती सीमित हो गई सिर्फ समुद्र के किनारे तक, और बाकी जो पूरा इलाका है वहां पर अलग अलग व्यवसाय का विकास होने लगा और लगातार जनसंख्या भी बढ़ने लगी। औद्योगिकीकरण के कारण रोजगार में उपलब्धता होती, मतलब लोगों को रोजगार मिलता है कम समय के लिए भी, मतलब पार्ट टाइम भी जॉब मिल जाता है और फुल टाइम जॉब भी मिल जाता है, मतलब अपनी सुविधा अनुसार भी लोगों को नौकरी मिल जाती है और इससे बेरोजगारी कम होती है। आगे, औद्योगिकीकरण के कारण मुंबई भारत का सबसे समृद्ध महानगर और देश की आर्थिक राजधानी बन गया है, जो कि एक समय मछुआरों का गांव था। आज ये क्या, पूरे भारत देश की आर्थिक राजधानी, जहां से सबसे ज्यादा देश को राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। औद्योगिकीकरण से देश के आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। आज हम जो अपने देश में नई नई चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, खनिज निकाल रहे हैं, हमारे देश में जो हम खनिज निकालते हैं तो लौह खनिज बहुत बड़ी मात्रा में निकाला जाता है और पूरे भारत देश में उस लौह का उपयोग करने के बाद भी बड़ी मात्रा में लौह बचा रह जाता है, लौह अयस्क बचा रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं,
उस लौह अयस्क को विदेशों में निर्यात करते हैं, जिससे हमें बड़ी मात्रा में मुद्रा प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा, और उससे हमारे देश का विकास होता है। तो औद्योगिकीकरण के कारण ही ये संभव हो सका है कि हमारे देश में हम ज्यादा उत्पादन करते हैं और अपने देश की आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात हम उन चीजों को विदेशों में बेच पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, घर में ही जनसंख्या ज्यादा है और उत्पादन कम है तो क्या होता है, घर के ही लोग उसको पूरा खा जाते हैं, तो कुछ बचता ही नहीं है, तो आगे भविष्य में विकास कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए औद्योगिकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जिसकी वजह से पूरे देश का विकास होता है। नेक्स्ट है व्यापार। छोटे छोटे व्यापारी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी, इन सबका समावेश इस व्यापार वाले घटक में होता है। व्यापार में खरीदना और बेचना ये दो मुख्य तत्व हैं। किसी प्रदेश का जो स्थान वस्तु को लाने ले जाने, उतारने चढ़ाने, संग्रह करने के लिए अनुकूल होता है, वहां व्यापार में वृद्धि होती है। मतलब जहाँ पे सड़कों की व्यवस्था अच्छी होगी, यातायात की सुविधाएं अच्छी होंगी, तो ऐसी जगहों पर व्यापार बड़ी अच्छी तरह से फलता फूलता है। व्यापार से संबंधित दूसरे भी कार्य उसमें जुड़ते हैं, जैसे कि बैंक, लोगों का जो लेन देन होता है, पैसों का लेन देन, सामने से हाथ में ऐसे पैसे नहीं देते हैं, बैंक की सहायता से लोग जो है वो लेन देन करते हैं। अभी आजकल तो देखिए आप लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं, हम लोग तो कार्ड का उपयोग करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, ठीक है, तो इस तरह के कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो हमको कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं, तो कैश पैसे भी लेकर घूमना खतरनाक होता है, चोरी होने का डर होता है, किसी ने पॉकेट मार दी, तो ये सभी समस्याओं से बचने के लिए बैंक जैसी सुविधाएं जरूरी है। फिर सहकारी संस्थाएं, बहुत सारी सहकारी संस्थाएं हैं जो लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए पैसे देती है, अनुदान देती है, ब्याज पे देती है, और कुछ लोग बहुत कम ब्याज में अनुदान देते हैं। तो इस तरह से सहकारी संस्थाएं अस्तित्व में आती है। गोदाम, अनाज या फिर कोई भी चीज जो कारखाने में तैयार हुई, तो उसके लिए गोदाम की व्यवस्था की जाती है। तो गोदाम को देख रेख करने के लिए उसमें भी कुछ लोगों को काम मिल जाता है। शीतगृह, अभी देखिए, अभी रिसेंटली कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है, तो इस वैक्सीन को रखने के लिए शीतगृहों का विकास किया गया सभी राज्यों में, सभी शहरों में, और वहां तक वो पहुंचाया गया। एक तरह से अगर ये वैक्सीन पैसे में बेचते हैं तो ये एक तरह से व्यापारी हो जाएगा। उपहार गृह, होटल्स, उपहार गृह मतलब होटल्स, तो ये सभी सेवाओं में वृद्धि होती है व्यापार के कारण। व्यापार में वृद्धि होने के कारण सड़क यातायात, परिवहन सेवा और निवास की सुविधा आदि में भी वृद्धि होती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे इलाके में, दूसरे राज्य में रहता है और उसे अपने व्यापार से संबंधित डील करने के लिए दूसरे राज्य में आना है, तो उसे यातायात की सुविधाएं मिल जाती है। या तो वो प्राइवेट गाड़ी करके आ सकता है, या खुद की गाड़ी या ट्रेन की सहायता ले सकता है, या बस की सहायता ले सकता है। फिर रहने के लिए उसे होटल की सुविधा मिल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, व्यापार में वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर भी व्यापार कर पा रहा है, आसानी से आ जा पा रहा है, तो ये व्यापार में वृद्धि होने के ही सूचक है। इसके बाद इस तरह गांव में व्यापार की विभिन्न सुविधाएं होने के कारण वह नगरीकरण में बदल जाता है। व्यापार की वृद्धि देश के आर्थिक विकास का पोषक है। जैसे कि औद्योगिकीकरण ये महत्वपूर्ण है, वैसे ही व्यापार भी महत्वपूर्ण है। व्यापार से भी लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी पगार भी बढ़ती है। पगार बढ़ती है तो लोगों के जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी बदलाव आता है। प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी, प्रौद्योगिकीकरण ये भी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज के समय में खेती करने के लिए लोग प्रौद्योगिकी और तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि
संकरित बीजों का उपयोग करना। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा अनाज पैदा करने की क्षमता होती है, तो उन्हें हम संकरित बीज कहते हैं। तो ये प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो सका है। प्रयोगशाला में इस प्रकार बीजों पर परीक्षण किया जाता है, रिसर्च किया जाता है और फिर उससे पैदावार बढ़ाने के नए नए तरीके सोचे जाते हैं। इसके साथ ही देखिए, आपने कई बार टीवी में देखा होगा ऐड कि वो मिट्टी का परीक्षण करने के लिए मिट्टी निकाल कर ले जाते हैं खेत की। तो उससे क्या पता चलता है, उस प्रौद्योगिकी की सहायता से, उस तकनीकी की सहायता से पता चलता है कि अब इस मिट्टी में कौन सा अनाज पैदा करना संभव है। अगर उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है तो वहां पे दालों का उत्पादन अच्छा होगा। इस तरह से तो मिट्टी का परीक्षण करने से पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है, कौन से तत्व अधिक है, तो उसी आधार पर किसान फिर अपनी अगली फसल बोएगा। इसके साथ ही सिंचाई की सुविधाएं, पहले क्या होता था, मोटर से पानी खेतों में ढेर सारा चला जाता था बाई मिस्टेक। तो क्या होता था, मिट्टी की जो ऊपर की परत थी वो खराब होने लगती थी। लेकिन अब सिंचाई के ऐसे नए नए साधन आ गए हैं, जैसे कि टपक सिंचन, बूंद बूंद करके सिंचाई होती है, फुहार सिंचन, तो इस तरह फव्वारे जैसे सिंचाई होती है। तो इस तरह से जब सिंचाई होती है तो क्या होता है, खेतों में जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी खेतों में जाता है। इससे न तो मिट्टी खराब होती है और न ही फसल को कोई नुकसान पहुंचता है। तो ये सब कुछ प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी के कारण ही संभव हो सका है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ये प्रौद्योगिकी के कारण ही विकसित होते हैं। प्रौद्योगिकी और तकनीकीकरण दोनों नगरीकरण में सहायक होते हैं। ग्रामीण भागों में कृषि व्यवसाय में प्रौद्योगिकी के उपयोग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ अभी क्या होता है, फसल को काटना है, फिर उसको घास से अलग करना है, तो ये सारा काम पहले मनुष्यों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब मनुष्य इस कार्य से मुक्त हो चुके हैं और ये सारा कार्य मशीनों द्वारा होता है। आपने कई बार यूट्यूब में देखा होगा कि खेती विदेशों में कैसे हजारों हेक्टेयर भूमि होती है लोगों के पास और एक अकेला आदमी ही पूरी खेती संभाल लेता है। तो वो अकेले कैसे संभाल लेता है, मशीनों की सहायता से, यंत्रों की सहायता से। तो मशीनों की सहायता से सिर्फ उसे मशीन चलानी होती है और अपने आप ही सारी, जैसे कि गाजर का उत्पादन, गाजर को जमीन से निकालना, उसके ऊपर की पत्तियों को अलग करना, गाजर को अलग करना, भुट्टे का दिखाया गया है, स्ट्रॉबेरी का, फलों का दिखाया हुआ है, कैसे फलों को निकाल कर फिर उसको एकत्रित किया जाता है मशीनों की सहायता से, बाद में उसको कारखाने तक पहुंचाया जाता है, उसको प्रक्रिया होती है। तो ये सब कुछ कई बार हम लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। तो क्या होता है, मशीनों द्वारा जब कार्य होता है तो बड़ी तेज गति से होता है और कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। इस प्रकार खाली पड़े कृषि मजदूर काम धंधे की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण कृषि पर मनुष्य बल का दबाव कम हो गया और बेरोजगारी में कमी आ गई। लोग क्या करते हैं, अरे अब खेती का काम तो हो गया, अब तो कुछ काम है नहीं, तो चलो कारखाने की तरफ। तो एक बार जहाँ कारखाने में लोग सेट हो जाते हैं तो फिर वापस वो खेतों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। अगला, यातायात और संदेश वहन, ये दोनों बहुत जरूरी है व्यवसाय अपना नगरीकरण के लिए। यातायात के हमारे पास चारों साधन है, वायु वाले, जल वाले और जमीन के, और बीच से जो मेट्रो ट्रेन जैसी यातायात के जो साधन है, इस तरह के। तो इन सभी साधनों के जितने ज्यादा विकास होते हैं यातायात के साधनों का, उतना ही तेज गति से नगरीकरण का भी विकास होता है। चीजें अगर समय से पहुंच जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए हरी सब्जियां हैं, खेत और जहाँ पर पैदावार हो रही हरी सब्जियों की वो और बाजार, उन दोनों के बीच में काफी लंबा दूरी है। तो इस दूरी को कम करने के लिए अगर सड़कें अच्छी हैं और यातायात के साधन अच्छे हैं, तो वो जो सब्जी खेतों से निकाली जाती है वो समय से मार्केट पहुंच गई है, तो उसका फायदा होगा। अन्यथा अगर वो भाजी
यातायात की सुविधा अभाव में समय से नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा, मार्केट में उस सब्जी का कोई उपयोग नहीं होगा और वो कचरे के रूप में, खाद के रूप में फेंक दी जाएगी। तो यातायात के साधन बहुत ही जरूरी है। संदेश वहन, आज के समय में संदेश वहन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले सिर्फ चिट्ठी होती थी और मनोरंजन के लिए हम लोग टीवी और रेडियो पर ही निर्भर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो उसकी सुविधा के आधार पर लोग क्या हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों से जुड़ने से क्या होता है, व्यापार में वृद्धि होती है। हम लोग तो आजकल शॉपिंग भी ऑनलाइन ही करते हैं, दुकानों में न जाकर। कोरोना काल में क्या हो गया, कोविड-19 में, कि लोग दुकानों में जाना अवॉइड करते हैं, दूर रहते हैं दुकानों से। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा हमारे पास है। अब किसी को चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम मोबाइल से ही मैसेज डाल देते हैं, मोबाइल से डायरेक्ट कॉल करके बात कर लेते हैं। तो इस तरह की सारी सुविधाएं, संदेश से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं हमको मिल चुकी हैं। और ये विकास सबसे ज्यादा नगरों में ही होता है। गांव में क्या होता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कई बार ऐसा होता है कि अरे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन नगरों में इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। जिन बस्ती या गांव में सड़क, रेल मार्ग आदि यातायात के साधनों का विकास होता है, वहां नगरीकरण तेज गति से होता है। उदाहरण के तौर पे कोंकण रेल का विकास होने के कारण सावर्डे रत्नागिरी जिले में एक क्षेत्र है, जैसे गांव का नगरीकरण हो गया है। ऐसे तो यूपी में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर मतलब रेलगाड़ी रुकती है, मतलब उसका स्टॉप है, स्टेशन है। तो उस स्टेशन से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जो गांव थे, वो धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो गए हैं। इसी प्रकार महत्वपूर्ण रेल मार्ग भुसावल में जुड़ने से भुसावल जो गांव था वो शहर में परिवर्तित हो गया। अब आते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तो इस तरह से लोग स्थानांतरण करते हैं। स्थानांतरण क्यों करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए स्थानांतरण करते हैं, कुछ लोग काम से अपना स्थानांतरण करते हैं, इस तरह से। तो स्थानांतरण जो है ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार मतलब मैं गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर, फिर शहर से गांव, इसके लिए बोला था। स्थानांतरण अंतरराष्ट्रीय और देशांतर्गत 2 प्रकार का स्थानांतरण है। अंतरराष्ट्रीय में हम लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। अब उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, काम के सिलसिले में हो सकता है, विवाह हो गया, तो दूसरा कुछ भी कारण। और देशांतर्गत में एक राज्य से दूसरे राज्य, और उसके अलावा भी एक गांव से दूसरे गांव। खासकर अब ये जो स्थानांतरण है ये परमानेंट और टेम्पररी या फिर दीर्घकालीन और अल्पकालीन, इस प्रकार का भी होता है। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, दीर्घकालीन मतलब अधिक समय के लिए, स्थायी मतलब परमानेंट और अस्थायी मतलब टेम्पररी। इस प्रकार का स्थानांतरण होता है। शहरों में स्थानांतरण की वजह से ही लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब जहाँ पे कारखाना विकसित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग उसी तरफ आकर्षित होंगे, तो स्थानांतरण जो है वो स्वाभाविक है। स्थानांतरण या नगरीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। इसी की वजह से कोई क्षेत्र नगर में बदलता है, क्योंकि क्या होता है, जनसंख्या उस क्षेत्र की बढ़ती चली जाती है स्थानांतरण के कारण। यह स्थानांतरण अभी मैंने आपको बताया कम समय का, लंबे समय का या फिर स्थायी स्वरूप का भी होता है। एक गांव से दूसरे गांव, इस तरह से एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर, शहर से गांव, लोग स्थानांतरण करते हैं। अब इस स्थानांतरण के पीछे एक और कारण है, लोग शहरों का जो जीवन शैली है उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अरे शहरों में लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, इतने शान से रहते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, समुद्र के किनारे, कभी थिएटर। तो इस तरह का जो आकर्षण है ये लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति गांव छोड़कर मुंबई आया है काम करने के लिए और उसकी पूरी फैमिली गांव में है, तो क्या होता है धीरे धीरे वो व्यक्ति उसकी फैमिली वाले उस व्यक्ति के साथ मुंबई आने के लिए मतलब शहर आने के लिए आकर्षित होते हैं कि हम भी आपके साथ शहर में ही रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है एक व्यक्ति के पीछे पीछे उसका पूरा परिवार स्थानांतरित हो जाता है शहर की ओर, तो इससे शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है। वैसे भी लोगों को शहर का जो रहन सहन है ये बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। आप भी कभी गांव जाते होंगे तो लोग आपको घेर कर बैठ जाते होंगे कि अरे शहर से आया है, चलो इससे पूछते हैं कैसे रहते हैं लोग, कैसे एंजॉय करते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं इनके घर पर। तो ये सब कुछ जानकारी लेने के बाद गांव के लोग और ज्यादा शहरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। भारत के विविध भागों से लोग पुणे, मुंबई, बेंगलुरु ऐसे सब शहरों की ओर बड़ी मात्रा में आकर्षित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। अब नगरीकरण के परिणाम लाभ और हानि दोनों परिणाम होते हैं। कोई भी तत्व लिया जाए तो उसके दो पहलू होते हैं, उसमें लाभ भी होता है उसकी हानि भी होती है। तो ठीक इस तरह से नगरीकरण का भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे नगरीकरण के लाभ, क्या क्या फायदे हैं। नगरीकरण में सबसे पहले जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो। ये नगरीकरण का सबसे पहला घटक है। सामाजिकता, सामाजिक एकता। यहाँ पर शहरों में रहने वाले लोग जात पात को नहीं मानते, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ना कोई धर्म को महत्व देता है और ना ही ऊंचा नीचा इस भेदभाव को मानता है। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। मुस्लिम के घर में ईद का त्योहार है तो दूसरे लोग उसके घर पर ईद सेवई खाने आते हैं या फिर वो लोग उनको सेवई देते हैं। दिवाली का त्योहार है तो मुस्लिम लोग दिवाली एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है लोग मिलजुल कर रहते हैं शहरों में। मुंबई जैसे नगरों में रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर मिलने के कारण विभिन्न राज्यों से लोग इस ओर स्थानांतरित होते हैं। नगरों में लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। मिश्रित स्वरूप की जनसंख्या होने के कारण विभिन्न प्रदेश के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसे हम सामाजिक एकता या फिर सामाजिक सामंजस्य लोगों के बीच में बढ़ता है। सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं का लेन देन होने से सामाजिक एकता का निर्माण होता है। लोग अपनी परंपराओं को दूसरों के साथ जोड़ते हैं। हाँ अरे हमारे यहाँ भी यही होता था, अरे आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है। इस तरह से लोग आपस में एक दूसरे की रूढ़ियों को परंपराओं को जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। पारंपरिक जाति, धर्म और भाषा के बंधन शिथिल हो जाते हैं। यहाँ पर भाषा को भी इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पर लोग नॉर्मली हिंदी भाषा ही बोलना पसंद करते हैं। एक दूसरे से जब बात करते हैं तो अपनी भाषा छोड़कर वो लोग दूसरों की भाषा में भी महत्व देने लगते हैं। जैसे कि अगर हम लोग महाराष्ट्र में रहते तो अगर हम यूपी के हैं तो मराठी भी बोलना सीख जाते हैं, गुजराती बोलना सीख जाते हैं, पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो बंगाली बोलना सीख जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है भाषा की जो बंधन है वो भी शिथिल होने लगते हैं, छूटने लगते हैं। अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन, लव मैरिज जैसी जो जिसको गांव में और दूसरे इलाकों में लोग गलत समझते हैं, तो इस तरह के भी भेदभाव नष्ट हो जाते हैं और लोग दूसरे जात में भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन। अभी जो मॉडर्नाइजेशन है ये लोगों के विचारों से जुड़ा हुआ है, ना कि कपड़ों से। आधुनिकीकरण में विज्ञान आता है सबसे पहले, क्योंकि विज्ञान ने ही हमको अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जिसकी वजह से हम चीजों को, किसी भी तथ्य को बिना परखे बिना जांचे स्वीकार नहीं करते। जैसे कि पहले के समय में बहुत सारे दकियानुसी नियम कानून थे कि अरे
विधवा हो गई है तो इसको भी अपने पति के साथ इसको जला दो। तो इस तरह की जो गलत सलत धारणाएं थी लोगों के मन में, वो सब भी धीरे धीरे मिटने लगी। अब विधवा विवाह भी होता है, बाल विवाह को रोक दिया गया, छुआछूत भेदभाव वाली भावना लोगों ने मिटा दी कि छोटी जात का इसको नहीं छूना है। तो ये सब जो गलत बातें थी ये सब कुछ खत्म हो गई। तो लोगों ने अपने विचारों को बदला, विचारों में आधुनिकीकरण लाया, विचारों का लोग आदान प्रदान करते हैं, अपने ज्ञान कौशल, अपने जो भी स्किल है वो दूसरों के साथ जोड़ते हैं, एक दूसरे को जानकारी देते हैं, नई नई सूचनाओं को, नई नई जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उद्योग धंधे व्यवसाय से संबंधित नए प्रकल्प मतलब प्रोजेक्ट, नगरीय बस्तियों की नई कल्पनाएं, अद्यतन जानकारी और नई नई जानकारी और तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ सबसे पहले इसी में मिलता है, आधुनिकीकरण में। और लोगों के जीवन जीने का तरीका जो है वो आधुनिकीकरण के कारण ऊंचा होता है। नगरीय सुख सुविधाएं, नगरों में बहुत सी सुख सुविधाएं हैं जिसकी वजह से लोग ओके आगे ये देखिए, नगरों का जो आकर्षण है, जो सुख सुविधाएं हैं, यही सब हमको ज्यादातर लोगों को आकर्षित करती है। पहले गगनचुंबी इमारतें, ओके इस तरह के मॉल लोगों को आकर्षित करते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, आधुनिक तरीके के बनाए हुए गार्डन्स, बगीचे, इस प्रकार की सड़कें, एक सड़क के ऊपर दूसरी सड़क, दूसरी की तीसरी, इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ी हुई सड़कें हमको आकर्षित करती हैं। मेट्रो ट्रेन, रेल मार्ग ये हमको आकर्षित करते हैं। ये स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स है, सिनेमा हॉल है। शिक्षा में आधुनिक तरीकों से जो पढ़ाया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो उससे वो भी लोगों को आकर्षित करता है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम शहर जाकर रहेंगे, तो ये सारी सुविधाएं जो है वो शहरों में ही देखने को मिलती हैं। अभी तो फिलहाल गांव क्षेत्रों में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शहरों में क्या होता है, बिजली की आपूर्ति जो है वो निर्बाध होती है, बिना रुकावट के होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आसानी से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं कई बार, गांव में देखो लगातार बिजली नहीं मिलती है, लंबे समय तक बिजली कट कर दी जाती है, तो उसकी वजह से ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होना संभव नहीं हो पाता है हमेशा। नगरीय क्षेत्र में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती हैं, इनमें से यातायात टॉपिक हो चुका है, समझा चुकी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बोलो। नगरों में सामाजिक एकता, उत्तर बताइए। नगरों में सामाजिक एकता, नगरों में जैसे अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, जैसे कि साउथ से लोग आ गए, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, राजस्थान से, तो ये सब क्या होता है, एक ही जगह पर एक ही नगर में रहते हैं, कार्य करते हैं। हम लोग जैसे अगल बगल में जो हमारे हमारे लोग नहीं रहते, हमारे रिश्तेदार रहते हैं नहीं, क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ भी हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो कि हमारे रिश्तेदार नहीं है, इनके साथ हम मिलजुल कर रहते हैं, इनके साथ मिलकर हम अपने त्योहार मनाते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर सामाजिक एकता कहेंगे। हम लोग अपने अगल बगल वाले रहने वाले लोगों से जाति धर्म की बात नहीं करते, अरे तुम मुस्लिम हमसे बात मत करो, ऐसा सब हम नहीं बोलते हैं। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लोगों से चीजें शेयर करते हैं अपनी। तो इस तरह की सामाजिक एकता शहरों में ही देखने को मिलती है, गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में सबकी बस्ती अलग अलग बसी हुई होती है, आप भी देखे होंगे गाँव, जाते हो गाँव? हाँ टीचर। गाँव में ऐसा होता है, ब्राह्मणों की बस्ती अलग होती है, व्यापार करने वालों की बस्ती अलग होती है, ठीक है? तो उस तरह से गाँव में इधर होता है, लेकिन शहरों में ऐसा
नहीं होता, शहरों में सब मिलजुल कर एक ही जगह पर रहते हैं। थैंक यू मैम। ओके। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। नगर में झुग्गी झोपड़ियां की संख्या बढ़ रही है, ये समस्याओं का उपाय क्या होगा? बेटा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हो क्या बेटा? ओके, ये टॉपिक आपको अगले सेशन में हेलो सर टीचर, बताएंगे। हाँ बोलिए। आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। मुझे तो क्लियर सुनाई दे रही है। ओके, शहरों में झुग्गी बस्तियां इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या का अभी क्षेत्रफल जो है मुंबई का वो तो सीमित है। किसी भी शहर का क्षेत्रफल सीमित है। जैसे कि हमारे घर का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। हमारे घर में हम लोग 4 लोग रहते हैं और वो 4 लोग के लिए घर ठीक है, लेकिन उसी में अगर और 10 लोग साथ में रहने आ जाएंगे तो क्या हम अपने घर का क्षेत्रफल बढ़ा पाएंगे? क्या हम बगल वाले के घर को अपने घर के अंदर ले पाएंगे? नहीं। तो क्या होता है, ऐसी जगहों पे हेलो लगातार टीचर, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है और लोग फिर छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। यस बोलो। नेक्स्ट लेसन में जब आपका लिया जाएगा तब आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो आपको कई चीजें समझ में, इसके रीडिंग करना।